ओके बच्चों, समायोजन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और हमने समायोजन में कहां तक बताया था आप लोगों को? आहरण पर ब्याज तक कंप्लीट हो गया था। आज आगे के समायोजन देखेंगे। आपको सिखाया गया था हर समायोजन का कितना प्रभाव पड़ता है? 2 प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगला समायोजन सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। कितने नंबर का है थोड़ा बताना? 9 नंबर का है। देखिए 9 नंबर। अब मैं बात करूंगा माल का आहरण। क्या करना? माल का आहरण। जब कभी मालिक माल का क्या कर लेता है? आहरण कर लेता है। तब आप सोचिए, अगर मालिक माल का आहरण करेगा तो क्या होगा? पहली बात तो सर माल कम होगा। माल क्या होगा? एंट्री सोच लो, आहरण खाता विकलन क्रय खाते से। एक तो माल क्या होगा? कम होगा। माल क्या होगा? कम होगा। और दूसरा एक तरह से आहरण आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मालिक का जो आहरण है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसका समायोजन क्या होगा? तो सबसे पहला समायोजन होगा, तो पहले बोले माल का अगर आहरण किया जाएगा, अगर माल का कुछ हो रहा है, कुछ भी समझ जाए, तुरंत याद रखना क्रय में पहला इफेक्ट पड़ेगा उसका, है ना। तो सबसे पहले कभी भी याद रखना, जब भी माल का जिक्र हो समझ जाना वहां पे क्रय का क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले कहां जाओगे आप लोग? व्यापारिक खाते में जाएंगे। कहां जाएंगे? व्यापारिक खाता। और व्यापारिक खाते में कहां मिलेगा अपन को? क्रय मिलेगा। तो क्रय मतलब माल होता है। ठीक है, तो माल का आहरण किया तो माल बढ़ा कि घटा? घटा। तो उसमें क्या कर देंगे? माल का आहरण को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब चूंकि आहरण एक प्रकार से माल का अगर आहरण किया तो एक नया आहरण क्या लिया? जन्म लिया। तो बेटा फिर क्या करना पड़ेगा? आहरण है तो आहरण को हमेशा चिट्ठे में क्या करते हैं? पूंजी में से घटाया जाता है आहरण को। आहरण को क्या करते हैं? पूंजी में से घटाया जाता है। तो आप सीधा पूंजी में जाएंगे और पूंजी में माल का आहरण को क्या कर देंगे? घटा देंगे। माल का आहरण को क्या कर देना आप लोग? फटाक से जाके घटा देना। समझ आया कि नहीं आया बात? ये डबल इफेक्ट पड़ता है। कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है? इसके पश्चात नंबर 10 होता है माल को नमूने या फिर निशुल्क रूप में वितरित करना। मान लीजिए अगर आप क्या करते हो, माल को नमूने या निशुल्क रूप में क्या करते हो? वितरित करते हो, बांटते हो। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ। आप नमूने के तौर पे या निशुल्क रूप में क्यों बांटते हो माल को? बताओ क्यों बांटते हो माल को? सर विज्ञापन के लिए। वेरी गुड। और विज्ञापन एक तरह से क्या है? व्यय है। क्या है? विज्ञापन एक तरह का व्यय है। तो बॉस क्या करना पड़ेगा एक तरह से? अच्छा देखो, माल अगर दो इफेक्ट पड़ेगा। कोई बता सकता है कौन कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? माल अगर नमूने के रूप में बांटोगे तो पहला इफेक्ट क्या होगा? वेरी गुड, माल कम होगा। तो पहला इफेक्ट क्या करेंगे? व्यापार खाता बनाते हो ना, तो व्यापार खाते के क्या करोगे? व्यापारिक खाते के क्रय में क्या कर दोगे? जो भी माल आपने वितरित किया है, जो माल का आपने क्या किया है? वितरण किया है, जो भी बांटा है आपने माल, उसको क्या कर देना? घटा देना, क्योंकि माल क्या होगा? कम होगा। ठीक। अब माल आपने बांटा क्यों भैया? आपने बोला सर विज्ञापन के लिए। और विज्ञापन एक तरह का क्या होता है? व्यय होता है। वेरी गुड। तो व्यय कहाँ लिखा जाता है? लाभ हानि खाते के विकलन में। तो लाभ हानि खाते के कहाँ लिख देना आप लोगों ने? विकलन में। लाभ हानि खाते कहाँ लिख देना? विकलन में। माल का वितरण, माल का क्या करना? वितरण करना। माल का क्या कर देना? वितरण कर देना। लाभ हानि खाते के विकलन में आप लोग लिख देंगे। समझ आया बात की नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ? आगे अच्छे समझ में? ठीक है, तो ये होता है। कोई परेशानी नहीं? ओके, अब देखिए इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे 11वें नंबर की। अब 11वें नंबर की मैं बात करूंगा माल का नष्ट होना। माल का क्या होना? माल का नष्ट होना। माल नष्ट कब होता है? आग से, चोरी से, कोई भी कारण से माल क्या हो गया? नष्ट हो गया। बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचो। पहले तो हानि होगा सर। तो हानि को हमेशा कहाँ लिखते हैं? लाभ हानि खाते के विकलन में। और माल का नष्ट होने से माल बढ़ता है कि घटता है बॉस? घटता है। तो माल में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ आया? तो पहला इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सोचना है आपको, पढ़ना नहीं, सोचना है। व्यापारिक खाते का विकलन पक्ष में जैसी माल नष्ट होगा तो ये तो कंफर्म हो गया, तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि सर हमारा माल कम होगा। तो माल कम होगा तो माल का नष्ट को क्या कर देना? ले जाके वहां पर माइनस कर देना। समझ आया सब लोगों को? ठीक, क्या कर दो? माइनस कर दो। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? अब माल नष्ट हो गया तो लाभ हानि खाते के नष्ट मतलब हानि हुआ। तो जो भी माल नष्ट हुआ होगा जितने रुपए का, उसको लाभ हानि खाते के कहाँ लिख दोगे? विकलन पक्ष में लिख दोगे। माल का नष्ट, जितने रुपए का माल नष्ट हुआ उसको कहाँ लिख दोगे? लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिख दोगे। समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से। कोई परेशानी? नोट कर लीजिए। ओके बच्चों,
अब 12वां नंबर है समायोजन देखेंगे, इंपॉर्टेंट समायोजन है, समझना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बीमित माल का नष्ट होना, बीमित माल का नष्ट होना एवं बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण दावा राशि स्वीकार कर लेना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए आपका माल नष्ट हुआ, परंतु माल का क्या कराया गया था, बीमा कराया गया था। बीमा कराते मतलब फिर बीमा कंपनी पैसा दे देगा आपको। तो मान लीजिए आपका 10,000 का माल क्या हो गया, जल गया, और वो 10,000 रुपए का माल का क्या था, बीमा था। तो आप जैसी बीमा था, माल जला, नष्ट हुआ, तो माथा पकड़ के नहीं बैठे आप, सीधा किसको बात किए, बीमा कंपनी के पास गए। बीमा कंपनी को बोले कि भैया मेरा माल क्या हो गया, जल गया है, मैंने बीमा कराया था, आपको प्रीमियम भी भरा था। तो बीमा कंपनी बोला कोई बात नहीं, हम पूरा 10,000 क्या कर देंगे, दे देंगे। तो जितने रुपए का माल जला था, बीमा कंपनी बोला पूरा पैसा क्या कर दूंगा, दे दूंगा। बताइए क्या हानि हुआ, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचो आप लोग थोड़ा सा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माल जल के पैसा आ गया, तो माल जल गया लेकिन पैसा आ गया। हाँ जी, वेरी गुड। माल क्या हुआ भाई, माल तो जला ना, माल तो कम हुआ ना। भले बीमा कंपनी बोला दे दूंगा, बीमा कंपनी माल दूंगा ऐसा थोड़ी ना बोला भैया, वो क्या बोला, तो पैसा देगा हम लोग को, स्वीकार किया, वो भी पैसा दिया नहीं है, वो भी बोला दे दूंगा। तो माल तो जला कि नहीं जला। तो जितने रुपए का माल नष्ट हुआ है, पहले तो उसको घटाना पड़ेगा। तो कहाँ मिलेगा, कहाँ घटाओगे, व्यापारिक खाता। तो बेटा व्यापारिक खाता का विकलन पक्ष में जो क्रय होगा, उस क्रय में क्या करना है आप लोगों को, जितना मतलब माइनस करना, माल का जो नष्ट हुआ है उसको क्या कर देना, माइनस करना। जितने रुपए का माल नष्ट हुआ है उसको आप माइनस कर देना। समझ में आ गया। फर्ज करो 10,000 का माल नष्ट हुआ ना, पूरा 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया। जितने रुपए का माल कम हुआ है क्या कर दो, माइनस कर दो। जितने का माल कम हुआ है उसको क्या कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो। ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हानि तो हुआ कि नहीं हुआ, 10,000 हुआ, 10,000 का हानि तो हुआ नहीं आपको। क्यों, क्योंकि सर सारा पैसा तो क्या बोला, बीमा कंपनी दे दूंगा बोला। तो फिर किस, तो बीमा कंपनी हमारे लिए क्या बन गया, संपत्ति। बीमा कंपनी बोला ना दे दूंगा, तो क्या बन गया, संपत्ति। अगर कोई बोलेगा भाई चलो मैं दे दूंगा तुमको पैसा, तो तुम उसका चक्कर काटना चालू कर दोगे कि नहीं कर दोगे। आप बोले थे सर देने के लिए, अब दो पैसा, है ना। तो भाई क्या बन गया, संपत्ति बन गया कि नहीं बन गया। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, चिट्ठा में। कहाँ पड़ेगा, चिट्ठा में। तो चिट्ठा में पड़ेगा इसका इफेक्ट। तो अपन समाकलन से चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे बीमा कंपनी दावा, बीमा कंपनी दावा। ठीक है, बीमा कंपनी दावा लिख देना वहां पर। और जो माल का नष्ट हुआ ना, जितने रुपए का, कितने रुपए का माल नष्ट हुआ था, 10,000 का, तो पूरा 10,000 स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया बीमा कंपनी। तो पूरा 10,000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं आई समझ में। ऐसा मतलब माल नष्ट हुआ लेकिन बीमा कंपनी बोला कि सारा पैसा मैं दे दूंगा, दिया नहीं है, दे दूंगा। तो भैया पहले तो कॉमन सेंस लगाओ, हाँ 10,000 का माल घटा, 10,000 का माल कम हो गया, 10,000 का माल क्या हो गया, कम। क्या आपको हानि हुआ, नहीं, क्योंकि बीमा कंपनी बोला सारा पैसा आपको दे देगा। तो फिर क्या करेंगे अपन लोग, मतलब फिर वो जो पैसा है 10,000 रुपये, फिर वो कहाँ जाएगा, चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, क्योंकि बीमा कंपनी हमारे लिए क्या बन गया, संपत्ति बन गया। नहीं आया समझ में, आगे अच्छे से याद रहेगा, नोट करो जल्दी से। ओके, अब नेक्स्ट देखिए फिर क्या लिखा है, अब समझा रहे आगे देखिए। अब ये नंबर कितना है अपना, ये है नंबर 12 के बाद 13वां नंबर है। देखिए इसमें लिखा है बीमित माल का नष्ट होना एवं बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण राशि, संपूर्ण दावा राशि, संपूर्ण दावा राशि नहीं बोल सकते, आंशिक दावा राशि। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आंशिक दावा राशि स्वीकार कर लेना। आंशिक दावा राशि, आंशिक दावा राशि का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे माल का क्या हुआ, नष्ट हुआ, माल का 10,000 का माल मान लो नष्ट हो गया। ठीक है, माल का 10,000 का नष्ट हुआ, आप बीमा कंपनी के पास गए, बोले देखो भैया हमारा 10,000 का माल क्या हो गया, नष्ट हो गया, अब हमारा पैसा क्या करो आप दो। तो बीमा कंपनी देखा, इंस्पेक्शन वगैरह किया, ऐसी थोड़ी ना होता बोला और पैसा दे देगा। बीमा कंपनी आए, इंस्पेक्शन किया, बीमा कंपनी बोला भैया 10,000 तो मैं नहीं दूंगा, आपको मैं 6,000 ही दूंगा। यानी कितना दावा स्वीकार किया, दावा स्वीकार कितना किया, 6,000 ही दावा क्या हुआ, स्वीकार ही हुआ। आया बात समझ में। तो बीमा कंपनी ने कितना दावा स्वीकार नहीं किया, तो 4,000 बेटा एक्चुअल में हानि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला तो माल कम होगा, वेरी गुड। चलिए तो पहला इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, व्यापारिक खाते में। व्यापारिक खाते में, तो व्यापारिक खाते में जो भी क्रय होगा, उस क्रय में से कितने रुपए का माल कम होगा, ये बताओ थोड़ा सा मेरे को। हाँ जी, 10,000, बिल्कुल सही। कितने रुपए का माल कम हुआ, पूरा 10,000 माल क्या हुआ, कम हुआ, पूरा 10,000 कम हुआ ना। अरे भैया माल तो जला ना 10 का,
भाई क्रय में अपन किसको डिनोट करते हैं? माल को डिनोट करते हैं ना, तो माल तो कम हुआ ना 10,000 रुपए का, समझ आया? ओके, माल नष्ट हुआ 10,000 का तो क्रय में घटेगा 10,000। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख का माल पड़ा था, उसमें से 10,000 का माल जल गया, भले बीमा था, लेकिन यहाँ अब माल कितने का पड़ा? यहाँ पे 90,000 का। भाई 1 लाख का माल यहाँ पड़ा था, मान लो उसमें 10,000 का माल जल गया, तो माल कितने का पड़ा यहाँ पे? भाई माल एग्जैक्टली पड़ा कितना? भले बीमा हो अलग मैटर है, लेकिन आपके पास माल पड़ा कितना है? तो 90,000 है ना। घटेगा कि नहीं घटेगा? माल तो घटेगा ना। ठीक, कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, बीमा कंपनी बोला कि 6,000 रुपए दे दूंगा। बीमा कंपनी क्या बोला? 6,000 दे दूंगा। तो रियल में कितना नहीं दूंगा बोला? तो रियल में हानि कितने का हुआ? 4,000 का हानि हुआ। तो लाभ हानि खाते के कहाँ पे जाओगे? विकलन पक्ष में। लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिखोगे माल की या माल की हानि। और कौन सा पैसा रहेगा? ये दावा अस्वीकार्य वाली राशि रहेगी। दावा अस्वीकार्य राशि, अस्वीकार्य दावा राशि। जो अस्वीकार्य दावा राशि वो यहाँ पे रहेगी, यानी कितना रुपया? 4,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? समझ में आ गया? दूसरा, बीमा कंपनी बोला कि मैं 6,000 दे दूंगा। तो बताइए, जब जैसे ही उसने बोला कि 6,000 दे दूंगा, क्या बन गया वो आपके लिए? अब उसका जान खाओगे कि नहीं खाओगे? खाएंगे ना सर जान उसका। तो लिखेंगे बीमा कंपनी दावा स्वीकार्य। बीमा कंपनी दावा स्वीकार्य। बोलो कितना स्वीकार किया बीमा कंपनी? 6,000। तो वहाँ तो आप बोलोगे अरे सर ये तो 3 इफेक्ट पड़ गया। आपने तो सिखाया 2 इफेक्ट पड़ेगा। हाँ 2 इफेक्ट भी तो पड़ा, ठीक से देखो, 10,000 और 6,4 अमाउंट के हिसाब से डबल इफेक्ट। भैया हो गया ना डबल इफेक्ट? समझ आया कि नहीं आया? ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अगला होता है नंबर 14 नंबर। देखिए, लेनदारों पर कटौती। क्या? लेनदारों पर कटौती। बोलो लेनदार किसको बोलते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। जिससे माल खरीदते हैं, माल लेते नहीं खरीदते हैं, ऐसा बोलो। जिससे हम लोग माल क्या करते हैं? परचेस करते हैं, खरीदते, उस व्यक्ति को लेनदार बोलते हैं। उस पर अगर कटौती होगा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर लेनदारों पर कटौती है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेनदार पर कटौती मतलब छूट मिल रहा है, बट्टा। कटौती का मतलब क्या? छूट। अच्छी बात है बुरी बात है? आपने किसी से 10,000 का माल खरीदा, आपने किसी से 10,000 का माल क्या किया? खरीदा। ठीक, अब 10,000 आपका लेनदार कितने का बना? 10,000 का। आपको कितना चुकाना उसको? 10,000 चुकाना है। वो आपको बोला चल 1,000 कम दे देना। 1,000 क्या करना? कितना दे देना? अच्छी बात है बुरी बात है? भैया छूट दिया ना उसने, तो हमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो लेनदार पर कटौती क्या होता है? अच्छी बात होती है। तो पहली बात, आपको छूट मिला है, आपका फायदा है। तो फायदा बेटा हमेशा कहाँ लिखा जाता है? लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते के कौन से पक्ष में? समाकलन में। लेनदारों पर कटौती, लेनदारों पर कटौती। ठीक है, दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? तो पहला इफेक्ट हो गया फायदा, हम लोग लिखेंगे कहाँ पर? लेनदारों पर कटौती। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सर लेनदार हमारा कम होगा। लेनदार क्या होगा? कम। तो लेनदार हम लोग को कहाँ पर मिलेगा? चिट्ठा के तुम्हारे विकलन पक्ष में आके थप्पड़ लगाएंगे तो समझे? विकलन पक्ष वाले गाल में। हाँ, दायित्व में। कौन से पक्ष में? दायित्व में। ठीक है, तो दायित्व में लिखेंगे लेनदार जो रहेगा ना, संबंधित जो लेनदार रहेगा, जो भी लेनदार रहेगा उसको माइनस करेंगे कटौती। जो लेनदार कटौती है ना, उस कटौती को क्या कर देना? माइनस करके बाहर निकाल देना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, इसी तरीके से नंबर 15 होता है, ध्यान देना। इसी तरीके से नंबर 15 होता है, तो ध्यान देना नंबर 15 क्या हो सकता है? हाँ, अंतिम स्कंद। क्या हो सकता है यार? अंतिम स्कंद क्या बताऊं, तो पता ही है तुम लोग को। समाकलन साइड में और चिट्ठे के संपत्ति में, इसको तो बताने ही मतलब नहीं। चलो, विक्रय वापसी क्या है? कई बार समाजन पक्ष में आपको विक्रय वापसी भी देता है। क्या देता है? विक्रय वापसी। तो बेटा विक्रय वापसी अगर दिया है तो क्या करना है? विक्रय वापसी माल का वापसी होगा। तो पहला इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? विक्रय में घट जाएगा। विक्रय में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समाजन में दिया है ना विक्रय वापसी, तलपट में दिया है। सिर्फ तलपट में देता तो सिर्फ विक्रय में से घटा देते। ठीक है, ये विक्रय वापसी आप क्या करोगे? घटा दोगे। किस में से? विक्रय में से। दूसरी बात, दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सोचिए, किसी व्यक्ति से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने 10,000 का माल किसी को बेचा उधार में। क्या बना हुआ व्यक्ति आपका? देनदार। क्या बना? देनदार। ठीक है, अब उस देनदार ने आपको 10,000, मान लीजिए 5,000 का माल वापस कर दिया। तो एक तो विक्रय कम हुआ, तो विक्रय में से विक्रय वापसी क्या होगा? घटेगा। दूसरी बात, तो देनदार भी आपका बढ़ा कि घटा? घटा। देनदार भी क्या हुआ? घटा।
तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? देनदार में। और देनदार अपन को कहाँ मिलेगा? चिट्ठे के संपत्ति में। तो जो देनदार होगा उस देनदार में से क्या करेंगे? विक्रय वापसी को क्या कर दीजिएगा आप लोग? घटा दीजिएगा। विक्रय वापसी को क्या कर देना? घटा देना। आया बात समझ में? नहीं आया? ऐसा सोचना है। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या बोला मैंने? विक्रय वापसी हुआ, समायोजन में दिया विक्रय वापसी। तो बेटा विक्रय वापसी हुआ, जैसी बेचा हुआ माल वापस आया तो ये तो कंफर्म हो गया माल का विक्रय जो है वो कम हुआ, तो विक्रय में से घटा दिए। दूसरी बार जिस व्यक्ति को आप माल बेचते हो आपका देनदार है ना, तो जैसे उसने माल वापस किया तो अब आपको क्या करना है? उससे कम पैसा वसूलना है कि ज़्यादा पैसा वसूलना है? वापस कर दिया तो कम नहीं हो जाएगा देनदार, तो देनदार में से विक्रय वापसी क्या कर दोगे? घटा दोगे। आपको हर एक चीज़ का डबल इफेक्ट होता है, आपको सोचना है। क्या करना है? सोचना है। समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, आप जर्नल एंट्री अच्छे से बना लेते हो? बना लेते हो जर्नल एंट्री? चलो मैं तुम लोग को जर्नल एंट्री के हिसाब से समायोजन बताता हूँ। बताओ समायोजन। देखो मैंने एक चीज़ बता दे रहा हूँ, तुम लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे एक विकलन, देखो विकलन होगा और क्या होगा? समाकलन। विकलन होगा, समाकलन। अब आप सब जानते हो, देखो आप कॉमन सी बात है, आपको या तो संपत्ति मिलेगा, मैंने बोला था कल की क्लास में, अपन जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, अपन को जो भी अपन लाभ हानि खाता बनाएंगे, वहां से हमारा पूरे अकाउंटेंसी में 4 चीज़ों से हमारा पाला पड़ता है। 4 चीज़ों से। पहला संपत्ति से पाला पड़ता है, दूसरा दायित्व से पाला पड़ेगा, तीसरा व्यय और हानि से पाला पड़ेगा, और चौथा आय और लाभ से पाला पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो संपत्ति का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है? विकलन। दायित्व का समाकलन, व्यय का विकलन और आय का समाकलन। समझी बात है कि नहीं है? ठीक है। तो सुनो, अगर जर्नल एंट्री में अगर संपत्ति खाता विकलन हो रहा है, अगर जर्नल एंट्री में संपत्ति खाता क्या हो रहा है? विकलन, तो संबंधित संपत्ति में जाके प्लस करना, आपको समझ जाना। संबंधित संपत्ति में जाके क्या करना है? प्लस करना है। और अगर संपत्ति जर्नल एंट्री में संपत्ति खाता समाकलन हो रहा है तो समझ जाना संबंधित संपत्ति में क्या करना है? आपको माइनस करना। संबंधित संपत्ति में आपको क्या करना है? उस चीज को माइनस करना है। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल देके बताऊं? मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए संपत्ति विकलन, संपत्ति का शेष क्या होता है? विकलन। अगर आपने कोई जर्नल एंट्री बोला, समायोजन की कोई जर्नल एंट्री बोली, और अगर वहां पर संपत्ति खाता क्या हो रहा है? विकलन हो रहा है, तो विकलन और संपत्ति का शेष क्या होता है? तो समझ जाना उसको ले जाके संपत्ति में जोड़ना है। संपत्ति में जाके क्या करना है? जोड़ना है। और अगर संपत्ति उस जर्नल एंट्री में समाकलन हो रहा होगा तो क्या करना है? उस संपत्ति में जाके घटा देना है। एग्जाम्पल दूं? जैसे मैं बोलूंगा नगद भवन खरीदा, नगद भवन खरीदा, क्या एंट्री करोगे? भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से। भवन भी एक संपत्ति है और रोकड़ भी एक संपत्ति है, तो भवन खाता विकलन हो रहा है, तो भवन संपत्ति, संपत्ति का शेष क्या होता है? विकलन, तो भवन में जाके प्लस कर दोगे। रोकड़ खाता समाकलन, रोकड़ एक क्या है? और ये समाकलन हो रहा है यहाँ पे, तो घटा देंगे रोकड़ में जाके। बैठा दिमाग में? जीवन में ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा जो आपसे नहीं बने, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो। समझ में आया? ठीक। अगला देखो, दायित्व के साथ जस्ट उल्टा है। दायित्व का शेष क्या होता है? समाकलन। तो मान लीजिए आपने कोई जर्नल एंट्री बोला और वहां पर दायित्व क्या हो रहा है? समाकलन हो रहा है। उस जर्नल एंट्री में दायित्व समाकलन हो रहा है तो प्लस कर देंगे, और अगर दायित्व विकलन हो रहा है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे इसी को देख लो, कटौती वाले को, कटौती वाले को देख लो, या कटौती वाले को छोड़ो, मैं बोलता हूं लेनदार ने पैसा चुकाया, या सुनो, हाँ चलो, लेनदार ने हमको पैसा चुकाया, लेनदार ने पैसा आ रहा जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाता विकलन लेनदार से। रोकड़ एक संपत्ति है, तो रोकड़ विकलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रोकड़ में जाके प्लस हो जाएगा। लेनदार खाते से, लेनदार क्या है? एक दायित्व है, पहचानना आना चाहिए। लेनदार क्या है? दायित्व है। दायित्व क्या हो रहा है यहाँ पे? लेनदार क्या? समाकलन हो रहा है, और समाकलन ले जाके प्लस कर दोगे लेनदार में। लेनदार में क्या कर दोगे? सॉरी, मैंने क्या बोला? पैसा हम चुका रहे, ओह सॉरी गलत बोल दिया यार। लेनदार हमको पैसा चुकाएगा ना, हम थोड़ी चुकाएंगे, हम चुकाएंगे। लेनदार को पैसा हम देंगे ना, वो थोड़ी ना हमको देगा। बेवकूफ है क्या वो? हमको देगा। ठीक है भाई, हम पैसा देंगे ना लेनदार को। हाँ, हम लेनदार को चुका रहे, सॉरी यार, हम लेनदार को चुका रहे। बोलो क्या एंट्री बनेगा? लेनदार खाता विकलन रोकड़ खाते से। लेनदार खाता विकलन, तो बताइए लेनदार कौन सा शेष होता है? लेनदार दायित्व है, दायित्व ये दायित्व है, दायित्व का शेष होता है समाकलन, लेकिन यहाँ पे लेनदार हो रहा है विकलन, तो लेनदार में जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और रोकड़ खाते से, रोकड़ का शेष क्या होता है? सॉरी, रोकड़ खाता से, हाँ रोकड़ खाते से, रोकड़ क्या होता है? संपत्ति, संपत्ति होता है विकलन, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो माइनस कर दोगे रोकड़ में, लेनदार में भी घटेगा और रोकड़ में भी क्या होगा? घटेगा। ये कहने का मतलब है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ना, सोचना ज़्यादा पड़ेगा, यही बेटर है बोलो, है ना? ऐसा वही चीज़ है, बता रहा हूँ तुम लोग को। व्यय के साथ भी वही कहानी,
विकलन को प्लस करना और समाकलन को क्या करना, माइनस करना अगर वह हो रहा है। आय को क्या करना, समाकलन को क्या करना, जो जिसका शेष है उसके हिसाब से चलना है, समझ गए, जो जिसका शेष है उसी के हिसाब से चलना है। तो इसमें कभी आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यही विक्रय वापसी वाले को ही देख लो। माल का विक्रय वापसी होता है, क्या एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री बोलो जल्दी से। माल विक्रय वापसी होता है, क्या एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री बोलो। हाँ, विक्रय वापसी खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो विक्रय वापसी हमेशा विक्रय में से घटता है तो कंफर्म है, तो विक्रय वापसी घट जाएगा विक्रय में से, रोकड़ खाते से नहीं भैया, देनदार से, देनदार से। अब देनदार का शेष क्या होता है, संपत्ति ना देनदार, तो देनदार का शेष क्या होता है, विकलन। और यहाँ पे खाते देनदार क्या हो रहा है, समाकलन, तो देनदार में जाके घट जाएगा, देनदार में जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कहने का मतलब है। क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो ये है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। तो आज हम लोग का हालांकि बहुत सारे समायोजन, अगर समायोजन बताऊंगा तो 25-30 कम पड़ जाएगा, समझे। मेन जो समायोजन थे जो आने लायक है, जो समझने लायक है, वो मैंने क्या कर दिया, आपको समझा दिया है। एक समायोजन है बट्टे से संबंधित, सॉरी बट्टा नहीं, वो है संबंधित डूबत ऋण से संबंधित, उसके लिए बहुत बड़ा समायोजन है। वो समायोजन अगर सीख गए, समझ जाओ अंतिम खाते सीख गए, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। 99% बच्चों को तो तकलीफ होता है, वो डूबत ऋण में ही तकलीफ होता है। तो वो अपन कल के क्लास में, स्पेशल क्लास में देखेंगे कल अपन लोग। समझ में आ गया। चलिए आज के लिए काफ़ी, इतना जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे आप लोग। ओके, थैंक यू बच्चों।